पुरानी किताबों की ना एक अपनी ही अलग महक होती है। मतलब जब किसी ऐसी किताब के पन्ने पलटे जाते हैं जिस पर दशकों की धूल हो, समय की छाप हो, तो लगता है जैसे कोई टाइम मशीन सीधे अतीत में ले जा रही हो। बिल्कुल। एक बहुत ही नॉस्टैल्जिक सा एहसास होता है। हाँ, तो आज की इस विस्तृत चर्चा में हम एक ऐसे ही साहित्यिक दस्तावेज को खंगालने वाले हैं। ये स्रोत सामग्री है 1958 में नया साहित्य प्रकाशन इलाहाबाद से छपा हुआ शेखर जोशी का मशहूर कहानी संग्रह कोसी का घटवार। और एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि उस जमाने में इस पूरी किताब की कीमत महज 3 रुपए हुआ करती थी। मतलब आज के समय में 3 रुपए भले ही कुछ न लगें, लेकिन 1958 के उस दौर में इन कहानियों का जो वजन था ना, और आज जो इनकी प्रासंगिकता है, वो सच में अनमोल है। एकदम सही कहा आपने। और आज की इस चर्चा का उद्देश्य महज कुछ पुरानी कहानियों का पाठ करना नहीं है। हमारा मुख्य लक्ष्य ये समझना है कि 50 के दशक के आखिरी सालों में भारतीय समाज किस भयानक उथल-पुथल से गुजर रहा था। हाँ, एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन हो रहा था उस वक्त। बिल्कुल। एक तरफ सदियों पुराना ठहरा हुआ ग्रामीण जीवन बिखर रहा था, और दूसरी तरफ औद्योगीकरण और शहरीकरण की नई मशीनरी इंसान को अपने पुर्जों में कस रही थी। इस बदलाव ने मानवीय रिश्तों, संवेदनाओं और समाज में रुतबे या स्टेटस की जो नई और क्रूर परिभाषाएं गढ़ीं, हम आज उसी की गहराई में उतरेंगे। ये पड़ताल शुरू करने के लिए ना मुझे लगता है हमें सबसे पहले खुद लेखक के दिमाग को पढ़ना होगा। इस संग्रह की शुरुआत में शेखर जोशी ने जुलाई 1958 में एक पूर्व कथन लिखा था। हाँ, वो पूर्व कथन बहुत महत्वपूर्ण है। एकदम। उस पूर्व कथन में उनकी एक बहुत ही साफ और तीखी शिकायत नजर आती है। उनका कहना था कि उस दौर के ज्यादातर आलोचक और कहानीकार सिर्फ ग्राम कथा के नोस्टैल्जिया में डूबे हुए थे। वे गांवों की आदर्शवादी कहानियों से बाहर निकलना ही नहीं चाहते थे। जबकि कारखानों, मशीनों और शहरों का जो नया सच उभर रहा था, उसे पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा था। बिल्कुल। लेखक की इसी बात में ना एक बहुत गहरी दूरदृष्टि छिपी हुई थी। शेखर जोशी ने उस समय ये घोषणा कर दी थी कि भविष्य के समाज में औद्योगिक संस्थानों और शहरी जीवन की भूमिका सबसे अहम होने वाली है, और उनका ये अंदेशा बिल्कुल सटीक साबित हुआ। एकदम सच साबित हुआ। उन्होंने ये भांप लिया था कि गांव से शहर की तरफ जो विस्थापन हो रहा है, वो सिर्फ भौतिक या जमीन का विस्थापन नहीं है। ये इंसान की पहचान, उसकी जड़ों और उसकी इंसानियत का भी विस्थापन है। नया शहरी ढांचा इंसानों को सिर्फ उनकी उपयोगिता के चश्मे से देखने वाला था। इंसान की पहचान का विस्थापन, ये विचार अपने आप में बहुत कुछ समेटे हुए हैं। तो आइए इसी विचार को आधार बना के इस किताब की सबसे चर्चित कहानियों में से एक को खोलते हैं। कहानी का नाम है दाज्यू। बहुत ही मार्मिक कहानी है ये। हाँ, इसका परिवेश एक भीड़-भाड़ वाले शोरगुल से भरे शहरी कैफे का है। एक ऐसी जगह जहां सैकड़ों लोग आते हैं, लेकिन हर कोई अपने आप में नितांत अकेला है। उसी कैफे में जगदीश बाबू नाम के एक व्यक्ति बैठे हैं, जो अपने पहाड़ी घर से दूर इस अजनबी शहर में भारी अकेलेपन से जूझ रहे हैं। ये जो अजनबीपन है, जिसे हम एलिनेशन भी कहते हैं, इसे अक्सर बड़े शहरों की पहली दिन माना जाता है। जगदीश बाबू उस भरी हुई जगह में भी खुद को कटा हुआ महसूस करते हैं। एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति जो काम के सिलसिले में शहर तो आ गया है, लेकिन उसका मन अभी भी अपने गांव की पगडंडियों पर अटका है। और इस कहानी का ताना बाना तब असल रूप लेता है जब वहां एक नया किरदार जुड़ता है, मदन। 9 या 10 साल का एक बेहद फुर्तीला लड़का जो उस कैफे में टेबल साफ करने और चाय कॉफी परोसने का काम करता है। हाँ, मदन की एंट्री पूरी कहानी का माहौल बदल देती है। बिल्कुल। जब जगदीश बाबू की मदन से बातचीत शुरू होती है, तो एक बहुत ही स्वाभाविक सी आत्मीयता जन्म लेती है। उन्हें पता चलता है कि मदन भी अल्मोड़ा के आसपास के उसी पहाड़ी इलाके का रहने वाला है जहां के वो खुद हैं। उस अजनबी सीमेंट और कंक्रीट के शहर में उन दोनों को एक दूसरे में अपना छूटा हुआ घर दिखाई देता है। एक बहुत ही खूबसूरत जुड़ाव है ये। मदन के लिए जगदीश बाबू सिर्फ एक ग्राहक नहीं रह जाते, वो उसके दाजू यानी बड़े भाई बन जाते हैं। जब भी वे कैफे में कदम रखते, मदन का चेहरा खिल उठता और वो दौड़कर कहता, लाया दाजू। ये सिर्फ एक संबोधन नहीं था, ये उस अकेलेपन के खिलाफ एक बहुत बड़ा सहारा था। एक बच्चे का निश्चल प्रेम और एक अकेले आदमी की जरूरत, दोनों यहाँ आकर मिल जाते हैं। लेकिन ये कहानी किसी सुखद अंत की तरफ नहीं जाती। हाँ, यहीं से कहानी पलटती है। बिल्कुल।
ये समाज की एक बहुत ही भद्दी सच्चाई को बेनकाब करती है। ये रिश्ता टूटता है और उसके टूटने की वजह कोई आपसी अनबन नहीं, बल्कि वो अदृश्य दीवार है जिसे वर्ग भेद या क्लास डिवाइड कहा जाता है। कहानी का रुख तब पूरी तरह बदल जाता है जब एक दिन जगदीश बाबू के साथ उनका बचपन का दोस्त हेमंत उस कैफे में आता है। हेमंत का किरदार एक तरह से उस सफल शहरी मानसिकता का प्रतीक है। वो अच्छे कपड़े पहने हुए एक एलीट अंदाज में वहां बैठता है। जब मदन उनके पास आता है और हेमंत उससे उसका नाम पूछता है तो मदन अपनी पृष्ठभूमि बताने में थोड़ा संकुचाता है। यहीं पर जगदीश बाबू के मनोविज्ञान में एक बहुत अजीब सा बदलाव आता है। वहीं पर उनका असली मध्यवर्गीय अहंकार जाग जाता है। एकदम उनके अंदर का वो सफेद कॉलर वाला अहंकार अचानक फन उठा लेता है। उन्हें ये बात अंदर तक चुभ जाती है कि एक मामूली सा वेटर, एक बॉय, उनके रुतबेदार दोस्त के सामने उन्हें इतनी बेतकल्लुफी से दाजियू कहकर बुला रहा है। इस बिंदु पर आकर जगदीश बाबू का व्यवहार हमें सोचने पर मजबूर करता है। वे मदन को बुरी तरह डांट देते हैं। उनका वो संवाद बहुत मारक है। वो कहते हैं, चाय नहीं, लेकिन ये दाजियू दाजियू क्या चिल्लाते रहते हो दिन रात? किसी की प्रेस्टीज का ख्याल भी नहीं है तुम्हें? प्रेस्टीज का ख्याल? हाँ, ये प्रेस्टीज या तथाकथित सम्मान की जो भूख है वो दरअसल एक गहरे खोखलेपन और असुरक्षा की निशानी है। लेखक ने यहाँ इस बात पर करारी चोट की है कि शहरीकरण ने कैसे हमारे अंदर ये भर दिया है कि हमारे साथ उठने बैठने वाले इंसान का आर्थिक स्तर क्या है। और एक 9-10 साल के बच्चे को ये क्या मालूम कि प्रेस्टीज जैसी कोई कृत्रिम चीज इंसानी जज्बातों से बड़ी हो सकती है। बिल्कुल नहीं मालूम। ये रवैया आज के दौर में भी कितना आम है। मतलब हम अक्सर देखते हैं कि लोग अपने से निचले तबके के कर्मचारियों से तब तक ही अच्छे से बात करते हैं जब तक उन्हें कोई देख न रहा हो। हाँ। जैसे ही उनके बॉस या कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति सामने आते हैं, उनका लहजा पूरी तरह बदल जाता है। यही वही प्रेस्टीज की बीमारी है। सही कहा। इस कहानी का जो सबसे दर्दनाक हिस्सा है वो अंत में आता है। मदन का दिल इतनी बुरी तरह टूटता है कि अगली बार जब जगदीश बाबू उसे बुलाते हैं तो वो खुद को दाजियों का छोटा भाई नहीं बल्कि सिर्फ बॉय कहता है। वो कहता है, मैं बॉय हूं बॉय। ये वाक्य महज एक बच्चे की नाराजगी नहीं है, ये एक मासूमियत की हत्या है। मदन ने उस एक पल में शहर का सबसे क्रूर नियम सीख लिया कि यहाँ उसकी कोई इंसानियत, कोई रिश्तेदारी मायने नहीं रखती। यहाँ उसकी पहचान सिर्फ उसका काम है। वो एक मशीन का पुर्जा है जिसका नाम बॉय है। बहुत ही झकझोरने वाला निष्कर्ष है ये। दाजियों के इस कैफे की घुटन से बाहर निकलकर अब हम चलते हैं एक बिल्कुल ही विपरीत माहौल में। इस किताब की एक और बेहद सशक्त कहानी है उस्ताद। उस्ताद मेरी पसंदीदा कहानियों में से एक है। हाँ, इसका दृश्य एक कैफे की सफाई और नजाकत से बिल्कुल अलग है। यहाँ हमारे सामने है एक मोटर मैकेनिक की वर्कशॉप। जमीन पर बिखरा हुआ ग्रीस, हर तरफ कालिक, औजारों के टकराने की कान फोड़ू आवाज और पसीने की गंध। ये परिवेश लेखक ने बहुत सोच समझ कर गढ़ा है। ये परिवेश इसलिए जरूरी है क्योंकि ये उन सफेद कॉलर वाले दफ्तरों को सीधे तौर पर चुनौती देता है जहां पढ़े लिखे लोगों का राज चलता है। इस कहानी में असल टकराव दो अलग अलग दुनियाओं और दो अलग अलग प्रकार के ज्ञान के बीच है। ज्ञान के बीच? हाँ। हमारे सामने दो प्रमुख पात्र हैं। एक है कहानी का कथावाचक या नरेटर, जो एक शिक्षित युवक है। वो अपनी डिग्रियों के बावजूद बेरोजगार हैं और आखिरकार किसी रसूखदार राय साहब की सिफारिश लगवाकर इस वर्कशॉप में मोटर मैकेनिज्म का काम सीखने आया है। और दूसरा पात्र है इस वर्कशॉप का सबसे पुराना और माहिर कारीगर, उस्ताद। उस्ताद का जो रेखा चित्र लेखक ने खींचा है वो बहुत ही जीवंत है। वो देखने में कोई हीरो नहीं लगता। एक भारी भरकम शरीर वाला आदमी जिसके कपड़े हमेशा ग्रीस से सने रहते हैं। वो कोई किताबी भाषा नहीं बोलता, लेकिन जब बात इंजन की आती है तो वो किसी सर्जन से कम नहीं है। उसका अपने काम पर जो आत्मविश्वास है ना, वो कमाल का है। बिल्कुल। वो एक संवाद में पूरी ठसक के साथ कहता है, 30 साल हो गए, डॉक्टर के पास 100 मरीज जाते हैं तो 20 ठीक नहीं होते, लेकिन कसम है इन औजारों की जो आज तक एक गाड़ी भी मेरे हाथ से खराब निकली हो। इस एक छोटे से संवाद में शारीरिक श्रम का जो असीम गर्व छिपा है वो आज के समय में बहुत दुर्लभ हो गया है। उस्ताद कहानी असल में हमारे समाज के उस पढ़े लिखे वर्ग के अहंकार पर एक बहुत ही सटीक प्रहार करती है, जो शारीरिक मेहनत या मैनुअल लेबर को हमेशा दुयम दर्जे का मानता है। एकदम सही। उस्ताद के पास कोई इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं है। उसे शायद मशीनों के अंग्रेजी नाम या उनके पीछे की थ्योरी भी ना पता हो, लेकिन एक इंजन के धड़कने की आवाज सुनकर वो उसकी बीमारी बता सकता है। उसका मशीनों के साथ एक तरह का आध्यात्मिक रिश्ता है।
और यही बात नरेटर के अहंकार को चोट पहुंचाती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आज के समय में कोई नया डिग्री होल्डर किसी कंपनी में आए और उन कर्मचारियों को काम सिखाने की कोशिश करे जो पिछले 20 साल से वो काम जमीनी स्तर पर कर रहे हैं। नरेटर को लगता है कि क्योंकि उसने वॉल्व टाइमिंग जैसे तकनीकी शब्द किताबों में पढ़ लिए हैं तो वो उस्ताद से ज्यादा ज्ञानी है। यही उसकी सबसे बड़ी भूल है। हाँ, लेकिन जब असल में एक नए मॉडल की गाड़ी का इंजन सामने आता है तो नरेटर के सारे रटे रटाए फॉर्मूले धरे के धरे रह जाते हैं। वो घंटों पसीना बहाता है लेकिन इंजन सेट नहीं होता। ये घटना इस कहानी का चरम बिंदु है। नरेटर की हार इस बात का प्रतीक है कि ज्ञान सिर्फ वातानुकूलित कमरों में बैठकर किताबों से नहीं मिलता। दूसरी तरफ उस्ताद आता है और बिना किसी थियरी के अपने हाथों के स्पर्श और बरसों के तजर्बे से उस नए इंजन की वॉल्व टाइमिंग चुटकियों में बांध देता है। और वो नरेटर को कोई नीचा दिखाने वाला भाषण भी नहीं देता। बिल्कुल नहीं, उसका काम ही उसकी सबसे बड़ी डिग्री साबित होता है। ये हमारे रोजमर्रा की जिंदगी से भी कितना जुड़ता है। हम अक्सर महंगे गैजेट खराब होने पर उसका मैनुअल पढ़ते रह जाते हैं और तभी घर का कोई बुजुर्ग आकर बस उसे एक खास तरीके से ठोकता है और मशीन चालू हो जाती है। ये कहानी दिखाती है कि श्रम की अपनी एक पवित्रता होती है। व्यवहारिक अनुभव के बिना किताबी ज्ञान पूरी तरह से अपाहिज है। और यही शेखर जोशी की खासियत है। वे सिर्फ मजदूर वर्ग या निचले तबके की बात नहीं करते, वे समाज के हर उस हिस्से को चीर कर दिखाते हैं जहां कोई ना कोई घुटन पल रही है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। जहां उस्ताद में हमें पसीने और मेहनत की महक मिलती है, वहीं इस संग्रह की 2 अन्य कहानियां हमें मध्य और उच्च मध्यम वर्ग के घरों के बंद दरवाजों के पीछे ले जाती हैं। ये कहानियां हैं कविप्रिया और बंद दरवाजे खुली खिड़कियां। ये दोनों ही कहानियां इस बात का दस्तावेज हैं कि शहरीकरण ने हमारे रहने के तरीके तो बदल दिए, लेकिन हमारे भीतर एक भयानक खालीपन भी भर दिया। तो आइए पहले कविप्रिया की दुनिया में चलते हैं। ये कहानी पंडित जी और उनकी पत्नी शीला के इर्द गिर्द घूमती है। इनका घर एक ऐसा घर है जहां कोई आर्थिक तंगी नहीं है, लेकिन एक डरावना जमा देने वाला मौन हर तरफ पसरा है। इस नीरसता के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार उभर कर आता है, गिरीश। गिरीश का किरदार हर उस इंसान का आईना है जिसके भीतर एक कलाकार छिपा होता है, लेकिन समाज उसे बाहर आने नहीं देता। गिरीश स्वभाव से कवि था, लेकिन 50 के दशक के उस उभरते हुए शहरी सिस्टम में और खुद पंडित जी की नजरों में कला की कोई कीमत नहीं थी। समाज को कवि नहीं, क्लर्क चाहिए थे। एकदम, जो फाइलें खिसका सकें, जो मशीन का एक चुपचाप काम करने वाला पुर्जा बन सकें। ये कितनी जानी पहचानी स्थिति है। आज भी हमारे आसपास कितने ही लोग हैं जो शायद एक बेहतरीन पेंटर या लेखक हो सकते थे, लेकिन वे किसी दफ्तर में बैठकर सुबह से शाम तक बस काम कर रहे हैं क्योंकि समाज ने उन्हें यही बताया है कि सफलता का यही एक रास्ता है। गिरीश को भी एक क्लर्क बनने की इस अंधी दौड़ में धकेल दिया गया, लेकिन क्योंकि उसका मन कला में था, वो उस यांत्रिक जीवन में फिट नहीं हो पाया, और इसकी सजा समाज ने उसे ये दी कि उसे एक असफल और आवारा इंसान घोषित कर दिया गया। समाज की ये क्रूरता इस बात को रेखांकित करती है कि जब पैसे को ही जीवन का एकमात्र पैमाना मान लिया जाता है तो मानवीय संवेदनाएं सबसे पहले दम तोड़ती है। इसी कहानी में एक बहुत ही दुखद प्रतीक भी है। शीला, जो पंडित जी की पत्नी है, वो घर के एक एकांत कोने में छुपकर कालिदास का महान काव्य मेघदूत पढ़ती है। ये दृश्य बहुत प्रतीकात्मक है, छुपकर कविता पढ़ना। हाँ, ये इस बात का सबूत है कि उस नए आधुनिक घर में साहित्य, कला और भावनाओं के लिए खुलेआम कोई जगह नहीं बची है। उन्हें किसी अपराध की तरह अंधेरे में छुपकर ही जिया जा सकता है। और इसी घुटन का एक दूसरा और भी ज्यादा विभत्स रूप हमें अगली कहानी में देखने को मिलता है, बंद दरवाजे खुली खिड़कियां। कविप्रिया में घुटन इसलिए है क्योंकि सिस्टम कला को मार रहा है, लेकिन इस कहानी में घुटन इसलिए है क्योंकि इंसान खुद दिखावे के बोझ तले दब गया है। ये कहानी हमें सिविल लाइन्स के एक बेहद आलीशान ड्राइंग रूम में ले जाती है। ये घर सरोज का है। यहाँ सब कुछ सलीके से सजा है, कीमती मूर्तियां, चमचमाता फर्नीचर, लेकिन मजे की बात यह है कि ये पूरा का पूरा कमरा एक फिल्म के सेट से ज्यादा कुछ नहीं है। सब कुछ महज एक प्रॉप है वहां। बिल्कुल। सरोज एक ऐसा चरित्र है जो पूरी तरह से स्टेटस सिंबल की गिरफ्त में है। उसका हर कदम सिर्फ दूसरों पर प्रभाव डालने के लिए होता है। उदाहरण के तौर पर वो कैप्स्टन और गोल्ड फ्लेक जैसी महंगी सिगरेट अपने घर की टेबल पर सजा कर रखती है, इसलिए नहीं कि उसे इनका शौक है, बल्कि इसलिए कि जब कोई मेहमान आए तो वो उसकी आधुनिकता को देखकर चकाचौंध रह जाए।
इस दिखावे की बीमारी का सबसे विकृत रूप तब सामने आता है जब सरोज का सामना पड़ोस की एक छोटी बच्ची मिनी से होता है। जब घर में मेहमान बैठे होते हैं तो वो मिनी को बहुत प्यार से अपने पास बुलाती है, उसे पुचकारती है। ये सब देख के मेहमानों को लगता है कि सरोज बच्चों से कितना प्यार करने वाली एक आदर्श महिला है। लेकिन हकीकत तो ये है कि जैसे ही मेहमान दरवाजे से बाहर निकलते हैं, सरोज का वो नकली प्यार नफरत में बदल जाता है। भीतर ही भीतर वो बच्चों को एक बहुत बड़ा सिरदर्द या न्यूसेंस मानती है। उसे हमेशा ये डर सताता रहता है कि बच्चे उसके महंगे सोफे गंदे कर देंगे या उसकी सजी हुई मूर्तियां तोड़ देंगे। वो निर्जीव वस्तुओं को एक जीते जागते बच्चे की भावनाओं से ज्यादा अहमियत देती है। अगर हम यहाँ थोड़ा रुककर इन अलग अलग कहानियों के तारों को एक साथ जोड़ने की कोशिश करें तो एक बहुत ही खौफनाक तस्वीर उभरती है। सरोज के चरित्र को अगर हम दाजू कहानी के जगदीश बाबू से मिलाकर देखें तो दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू नजर आते हैं। हाँ, बहुत गहरा कनेक्शन है दोनों में। जगदीश बाबू ने अपनी झूठी प्रेस्टीज के लिए मदन जैसे एक निश्चल बच्चे के प्यार को ठुकरा दिया था। ठीक उसी तरह सरोज अपने स्टेटस और आलीशान ड्राइंग रूम के दिखावे के लिए एक बच्ची के प्रति अपने स्वाभाविक स्नेह का गला घोट देती है। आधुनिकता की कीमत एक मासूम रिश्ते की बलि चढ़ाकर चुकाई जा रही है। यह विश्लेषण बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। जब हम शेखर जोशी की इन कहानियों के सभी किरदारों मदन, जगदीश बाबू, उस्ताद, गिरीश और सरोज को एक साथ खड़ा देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम सिर्फ 1958 के भारत की नहीं बल्कि आज के समाज की भी एक्सरे रिपोर्ट देख रहे हों। यही एक कालजयी साहित्य की पहचान होती है। शेखर जोशी ने दशकों पहले उन दरारों को देख लिया था जो विकास के नाम पर इंसानी रिश्तों में आ रही थी। इन कहानियों में दर्द कोई किताबी दर्द नहीं है। मदन का वो टूटा हुआ बालमन, उस्ताद का वो अनकहा संघर्ष, गिरीश की कुचली गई कला और सरोज का वो खोखला दिखावा, ये सब उस तथाकथित आधुनिक दुनिया की भारी कीमत है। और शायद सबसे कड़वा सच ये है कि ये कीमत हम आज भी चुका रहे हैं। और इसी विचार के साथ इस चर्चा को समेटते हुए मैं श्रोताओं के लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ना चाहती हूँ। जरा सोचिए, 1958 में शेखर जोशी ने दिखावे की जिस खतरनाक बीमारी की तरफ इशारा किया था, आज के इस सोशल मीडिया के दौर में वो बीमारी कितनी भयंकर हो चुकी है। बहुत भयंकर। आज हम सब अपनी अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पर अपना अपना एक ड्राइंग रूम सजाकर नहीं बैठे हैं, जहां हम सिर्फ वही चीजें प्रदर्शित करते हैं जो दूसरों को प्रभावित कर सकें। क्या लाइक्स और फॉलोअर्स के इस अंधी दौड़ में हम सब भी किसी न किसी रूप में एक जगदीश बाबू या सरोज नहीं बन गए हैं? ये सवाल वाकई बहुत प्रासंगिक है। और उससे भी बड़ा, सबसे डराने वाला सवाल ये है कि क्या हम सबके अंदर जो एक मासूम मदन था, जो सिर्फ बिना किसी स्वार्थ के रिश्ते बनाना चाहता था, या जो एक कलाकार गिरीश था, क्या वो हमारे अंदर पनप रहे इस दिखावे के शोरगुल में हमेशा के लिए चुप हो गया है? ये वाकई एक ऐसा सवाल है जो किसी को भी बेचैन कर सकता है। ये कहानियां सिर्फ अतीत का आईना नहीं है, बल्कि ये आज भी हमारे सामने खड़ी होकर हमसे हमारी इंसानियत का हिसाब मांग रही हैं। इन कहानियों का वजन सच में ऐसा है जो लंबे समय तक हमारे जहन में बना रहेगा। तो इस गहरी और विचारोत्तेजक चर्चा को आज हम यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है कोशिका घटवार की इन कहानियों ने हमारे सुनने वालों को खुद के भीतर झांकने का एक मौका जरूर दिया होगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई स्रोत सामग्री और एक नई विस्तृत चर्चा के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपने अंदर